हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इन फ्रंट ऑफ अस, डेवलपिंग आवर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वोकैबुलरी एज वेल एज इंक्रीजिंग आवर करंट अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, आइए चलिए देखते हैं हमारा आज का सेशन। आज का आर्टिकल है नो क्विक फिक्स। क्विक फिक्स मतलब किसी चीज को जब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्विक फिक्स, है ना। नो क्विक फिक्स, किस चीज को जल्दी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्दी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। नो क्विक फिक्स किस चीज का? ऑन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है और उस पर हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता या कोई शॉर्टकट में सोल्यूशन नहीं निकल सकता, है ना। सो क्विक फिक्स क्या होता है? अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट इज इजी बट टेम्पररी। कोई आसान तरीका हो लेकिन जो टेम्पररी हो, है ना। तो हम अगर इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्विक फिक्स। ठीक है, क्विकी और मेकशिफ्ट। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? एनालिटिकल या फिर थॉटफुल। जल्दबाजी में अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सोच समझ के काम होगा, दैट इज एनालिटिकल, थॉटफुल। पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर द क्विक फिक्स। तुम भी पढ़ने के लिए, वोकैबुलरी याद रखने के लिए, फैक्ट्स याद रखने के लिए क्विक फिक्स ही ढूंढते रहते हो कि मैम जल्दी जल्दी शॉर्टकट में वोकैबुलरी याद हो जाए, शॉर्टकट में पढ़ ले, शॉर्टकट में सिलेक्शन हो जाए। बट देखो, शॉर्टकट में कुछ चीज़ें की जा सकती हैं जो टेम्पररी है, बट सक्सेस लॉन्ग टर्म एफर्ट्स और मेहनत से ही आता है। सक्सेस का कोई क्विक फिक्स नहीं होता है। स्लेटेड, स्लेटेड का मतलब क्या होता है? टू अटैक बाय क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, टू राइट और से दैट समथिंग इज वेरी बैड। किसी चीज को बहुत बुरा कहना, अटैक करना, आलोचना करना। अटैक मतलब क्रिटिसाइज वाला अटैक है, यहाँ पे आलोचना वाला अटैक है। ठीक है, प्लान्ड और शेड्यूल्ड। सिनोनिम है रिब्यूक, रेप्रिमांड। ये सब क्रिटिसाइज करने से, आलोचना करने से संबंधित हमारे सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा? तारीफ करना, प्रेज करना, कमेंड करना। ध्यान देंगे यहाँ पे ये कमेंड है, ये कमांड नहीं है। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, लेकिन कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। हर लास्ट बुक वॉज स्लेटेड बाय द क्रिटिक्स। उसका जो पिछला बुक आया था वो क्रिटिक्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया। वॉज स्लेटेड मतलब वॉज क्रिटिसाइज्ड, बहुत आलोचना की गई। ठीक है, टेबल्ड का मतलब क्या है? हम जानते हैं टेबल एक नाउन है, लेकिन इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हैं जब कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी चीज़ पर डिस्कशन करना है तो हम क्या करते हैं? उसको टेबल पर रखते हैं, है ना, उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई चीज़ टेबल पर आई है मतलब डिस्कशन के लिए उसे लाया गया है। टू सजेस्ट समथिंग फॉर डिस्कशन, प्रपोज और सजेस्ट, इसका एंटोनिम क्या होगा? जब आपने कोई चीज टेबल पर रखा मतलब आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, और उसका एंटोनिम क्या है? टेबल से हटाना। आप कोई चीज चर्चा में से या टेबल से क्यों हटाएंगे? जब वो चर्चा के लायक नहीं होगी, इंपॉर्टेंट नहीं होगी। क्रिटिसाइज करना, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट करना। एन अमेंडमेंट टू द प्रपोजल वॉज टेबल्ड बाय मिसेस जेम्स यूएस। ठीक है, एनविसाज का मतलब क्या होता है? एनविसाज का मतलब होता है कोई चीज की कल्पना करना, इमेजिन करना, कोई चीज का विजन रखना। आप अपना फ्यूचर कैसा एनविसाज करते हैं? इंटरव्यू में अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। मतलब आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, क्या कल्पना करते हैं? वेयर डू यू एनविसाज योर सेल्फ। ठीक है, सो इमेजिन करना, कल्पना करना। फोरसी या फिर एंटिसिपेट, भविष्य की उम्मीद करना। एंटिसिपेट एंटोनिम्स क्या होगा? डिसरिगार्ड या इग्नोर। या तो आप सोचेंगे, प्लान करेंगे, है ना। दूसरा क्या होगा कि आप ध्यान ही नहीं देंगे, अरे छोड़ो जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। कौन इतनी लंबी प्लानिंग करता है 5 साल की? आई डोंट एनविसाज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस। मतलब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ या मैं नहीं कल्पना कर पा रहा हूँ कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके साथ जो मैं देख पा रहा हूँ इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, राइट, कम टू द नेक्स्ट वन, रिलायंट। रिलायंट का मतलब होता है it's not being, being able to live or work without something, not being। अच्छा ठीक है,
ठीक है, रिलाई करना मतलब निर्भर करना, बेसिकली डिपेंड करना, राइट। सिनोनिम्स क्या होगा, डिपेंडेंट, कंडीशनड, कंटिंजेंट। एंटोनिम्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट, जब आप किसी चीज पर रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, सो उसका एंटोनिम क्या होगा, आत्मनिर्भर, आप उस चीज पर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप आजाद हैं, फ्री हैं, ठीक है। दे आर टोटली रिलायंट, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑन, ध्यान रखेंगे। दे आर टोटली रिलायंट ऑन द स्टेट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहारे के लिए वो पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर हैं, रिलायंट ऑन, ठीक है। एक्सपेंडिचर हम सब जानते हैं, ये एक नाउन है यानी कि खर्च, ठीक है। डिसबर्समेंट और एक्सपेंस, एंटोनिम क्या होगा, खर्च का एंटोनिम सेविंग होता है, बचत होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी लो, गवर्नमेंट का एजुकेशन पर, शिक्षा पर खर्च बहुत कम है, ठीक है। नाउ ऑब्लिगेशन, व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, ठीक है। कोई चीज जिसके लिए आप वचनबद्ध हो, ऑब्लिगेशन हो आप पर, तो हम उसे कहते हैं ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, प्रॉमिस। सलमान खान का आपको डायलॉग तो याद ही होगा, ठीक है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, एक बार मैंने जो ऑब्लिगेशन कर दी, ठीक है। ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, प्रॉमिस, वादा, ठीक है। एंटोनिम क्या है, एग्जेम्पशन, कि ठीक है तुम वादा नहीं भी पूरा करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। दिस शॉप इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव यू योर मनी बैक, ठीक है। नाउ इंसेंटिवाइज करना, इंसेंटिव हमें पता है कि एक तो हमारा सैलरी होता है, दूसरा हम जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेसिक एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अलावा अगर आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, इंसेंटिव, आपको एनकरेज करने के लिए। इंसेंटिवाइज करना मतलब इंसेंटिव देने की प्रक्रिया को शुरू करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, किसी को बढ़ावा देना, ठीक है। एनकरेज करना, मोटिवेट करना, और एंटोनिम वही होगा, इंसेंटिवाइज या फिर डिस्करेज। वी नीड टू इंसेंटिवाइज आवर सेल्स मैनेजर्स टू अचीव दीज टारगेट्स। अगर हम हमारे जो सेल्स कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर्स को हम इंसेंटिव देंगे तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो और अच्छा काम करें। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकार, जो दान दक्षिणा या दूसरों के लिए जो हम अच्छा करते हैं, समाज के लिए जो अच्छा करते हैं, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपी, ठीक है। सो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, आप अगर किसी ऐसे सेलिब्रिटी को जानते हैं जो फिलैंथ्रोपी करते हैं तो आप उनका कमेंट में मुझे नाम बताएंगे, ठीक है। अल्ट्रुइज्म, जेनरोसिटी, उदारता। एंटोनिम क्या होगा इसका, मिज़ैंथ्रोपी या अनचैरिटेबल, जो दान दक्षिणा कुछ नहीं करता, बस अपना ही मजे करने में व्यस्त है, ठीक है। द रेड क्रॉस अपील्स टू फिलैंथ्रोपी। पेनेसिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जामिनेशन में कई बार आता है। पेनेसिया इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल, क्योर फॉर ऑल, ठीक है। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स और डिफिकल्टीज इज अ पेनेसिया। एलेक्सीर, अमृत, नॉस्ट्रम, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा, इलनेस, बीमारी, प्रॉब्लम्स, परेशानी, ठीक है। Now there is no panacea for the country's economic problems. देश का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके लिए कोई रामबाण नहीं है, कोई क्योर फॉर ऑल नहीं है। एंड स्टूडेंट्स, हमारा सरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर ये कोर्सेज अभी फिलहाल चल रहे हैं, एंड दिस इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये जो कोर्स है, इसमें एडमिशन्स सैटरडे नाइट को बंद हो जाने वाला है, ठीक है। सैटरडे नाइट को, आज फ्राइडे है ना, हाँ, कल शाम को कल रात को 12 बजे इसमें एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फटाफट से एडमिशन ले लेंगे, और अभी फिलहाल आपको आई कैन कोड यूज़ करके डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल सब कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वो सब कुछ डेडिकेटेड क्लासेस में विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपके पास स्पोकन इंग्लिश का भी बैच अवेलेबल है। एंड कमिंग बैक टू आवर एडिटोरियल, नो क्विक फिक्स ऑन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। India's private sector must be incentivized. रिसर्च, देखो, खोज जब करेंगे तभी नई नई चीज़ों का हम डिस्कवरी या इन्वेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर नेशंस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल का एम क्या है,
इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडिया की प्राइवेट सेक्टर को, बिकॉज रिसर्च में बहुत सारा फेलियर होता है, बहुत खर्चा होता है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी नई चीज़ का आविष्कार करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा ट्रायल एंड एरर होगा, और प्राइवेट सेक्टर जो है ये प्रॉफिट पर काम करता है। प्रॉफिट पर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंसेंटिव अगर इनको देंगे तभी ही जब ट्रायल कर रहे हैं और फेलियर हो रहा है, बार बार फेलियर हो रहा है, तो उस फेलियर को या उस लॉस को वो संभाल पाएंगे, है ना। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इंडियाज प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड टू सी वैल्यू इन इन्वेंशन। आविष्कार में उनको कुछ वैल्यू दिखे, उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज करेंगे तब जो हमारे देश में खोज और आविष्कार की प्रक्रिया है वो और तेजी से चल सकती है, और ऐसा ही कुछ इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल का उद्देश्य है। ठीक है, नाउ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कानून में जो बहुत इंपॉर्टेंट legislations है, slated to be tabled in the करंट मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पता ही है अभी मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुरू हुआ है, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लॉज टेबल होने वाले हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट लॉज टेबल होने वाले हैं उनमें से एक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। While a draft is not in the public domain, अब इस बिल का ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, while a draft is not in the public domain, नहीं मिलेगा मतलब अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। It envisages a new centralized body to fund research। रिसर्च को हमें फंड करना पड़ता है, रिसर्च को, अब रिसर्च करने भी लोग कौन जाएंगे, कोई भी तो रिसर्च कर नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, अब इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद वो बार बार ट्रायल एंड एरर और फेलियर अगर करेंगे तो वो खुद डीमोटिवेट हो जाएंगे, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई संस्थान हो, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमें फंड करके हमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो रिसर्च जारी रखें, ताकि कुछ नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ों का मानवता के लिए, चाहे कोई मेडिसिन हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या और भी किसी चीज़ को लाइफ में लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की कलेक्टिव भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए रिसर्च चले, राइट। सो एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। वाइल, यहाँ पे वाइल का मतलब है हालांकि, ड्राफ्ट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, इट एनविसाजेस, इस ड्राफ्ट में क्या विजन देखा गया है, क्या सपना देखा गया है। एनविसाज मतलब सपना देखना भविष्य के लिए, ठीक है, कुछ इमेजिन करना भविष्य के लिए, कल्पना करना भविष्य के लिए। While a draft is not in the public domain, it envisages a new centralized body to fund research with a budget of 50,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years। आगे आने वाले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ का फंड रखने वाली एक बॉडी, सेंट्रलाइज्ड बॉडी, ये कह रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि एक 50,000 करोड़ देके बॉडी बनाओ भाई, और ये बॉडी जो है ये देश में रिसर्च को फंड करेगी। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 5 years द NRF ड्रॉज ऑन मॉडल्स सच एज, अब ये किस मॉडल पर आधारित है, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट में इस तरह की बॉडी है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, हुज नियरली $8 billion budget is the major source of funding for college and university research। कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होता है वहाँ पे सबसे मेजर फंड कहाँ से आता है, यहीं से, नेशनल साइंस फाउंडेशन से। ठीक है, एंड द यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, यूएस का है नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूरोप का है यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, विच फंड्स, अब यूरोपियन रिसर्च काउंसिल किसको फंड करते हैं, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को ये फंड करते हैं। However, NRF's plan going by public statements of administrators is to draw the bulk of its budget, यानी कि जो NRF का प्लान है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो हम प्रपोज कर रहे हैं, उसका प्लान क्या है कि 50,000 करोड़ की तो ये बॉडी के पास फंड्स रहेंगे, लेकिन इनके पास 36,000 करोड़ कहाँ से आएगा, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, 36,000 करोड़ कहाँ से आएगा, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। फॉर मेनी ईयर्स इंडियाज स्पेंडिंग ऑन रिसर्च हैज लैग्ड, कई सालों से, लैग करना मतलब पीछे रह जाना। ठीक है, सो कई सालों से भारत में जो रिसर्च है वो
पीछे रह गया है कितना 0.6 to 0.8% of GDP और lower than 1 to 2% spent by countries with an economic base reliant on science। अगर कोई ऐसा देश है जिसका आर्थिक बेस जो है, इकोनॉमिक बेस है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर रिलाई करता है ना, तो उनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो लोअर देन 1 to 2%, वो जितना स्पेंड करते हैं उससे 1 to 2% से भी कम हमारे देश में स्पेंड हो रहा है। ठीक है, इन कंट्रीज सच एज चाइना, यूएस, इजराइल, हम जानते हैं ये लोग कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है ना। तो टेक्नोलॉजी कैसे आती है? रिसर्च से आती है। ठीक है, सो ये सब ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है मतलब ये बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे रिसर्च में इनके पैसा खर्च भी हो रहा है। द प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 70% ऑफ द रिसर्च एक्सपेंडिचर, वेयरएज इन इंडिया, यहाँ पे इन देशों में अगर आप देखेंगे तो जो रिसर्च में खर्च होता है प्राइवेट सेक्टर कम से कम 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में वेराज हम यूज करते हैं जब दो पक्ष दिखाते हैं, हम दिखा रहे हैं ना कि चाइना, यूएस एंड इजराइल में प्राइवेट सेक्टर 70% रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेराज इन इंडिया, और यहाँ इंडिया में अगर हम देखेंगे वेराज इन इंडिया दिस वाज ओनली अबाउट 36% ऑफ इंडियाज टोटल रिसर्च एक्सपेंडिचर। इंडिया जो भी रिसर्च में एक्सपेंस कर रहा है उस एक्सपेंस का सिर्फ 36% जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब बाकी रिसर्च का एक्सपेंस कहाँ से आ रहा है? सीधी बात है कि वो पूरा गवर्नमेंट पर है। रफली 1.2 लाख करोड़ इन 2019-20। Therefore, the center reasons मतलब सेंटर ऐसा तर्क दे रहा है, इसीलिए केंद्र ये तर्क पेश कर रहा है, रीजन दे रहा है कि द वे टू गैल्वनाइज यूनिवर्सिटी रिसर्च, भारत में यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो, इसको बढ़ावा मिले। गैल्वनाइज करना मतलब बढ़ावा देना। ठीक है, द वे टू गैल्वनाइज यूनिवर्सिटी रिसर्च इन इंडिया वुड बी, रास्ता ये होगा, द वे वुड बी टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट मनी, हम और प्राइवेट सेक्टर से पैसे हमें मिले। ठीक है, वाइल दैट इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, हालांकि ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, इट इज अनक्लियर हाउ सच प्रपोजल कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब ये सुनने में तो ठीक है, रीजनेबल लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन लग रहा है, बढ़िया तरीका लग रहा है, लेकिन ये किया कैसे जाएगा? प्राइवेट सेक्टर से हम पैसे कैसे लें, प्राइवेट सेक्टर हमें पैसे कैसे देगा, वो क्लियर नहीं है। ठीक है, it is unclear how such a proposal can be executed. One of the suggestions is to have funds private companies allot. ठीक है, एक तो सजेशन ये है कि प्राइवेट कंपनीज जो फंड्स अलॉट करते हैं ना, तो वो फंड्स रख लिया जाए। ठीक है, टू हैव द फंड्स प्राइवेट कंपनीज अलॉट एज पार्ट ऑफ देयर एनुअल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। आपको पता है कि हर कंपनी की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी की, सोशल यानी कि कंपनी की समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कंपनीज कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो देते हैं एज अ CSR। ठीक है, तो जो वो सालाना CSR देते हैं उसमें से कुछ पैसे जो है वो रिसर्च की ओर डाइवर्ट किए जाएं। ठीक है, CSR ऑब्लिगेशंस डायरेक्टेड टू द NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की ओर उसका कुछ हिस्सा जो है वो डाइवर्ट किया जाए। डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शो दैट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपनीज स्पेंट 14,588 करोड़ एज पार्ट ऑफ देयर CSR ऑब्लिगेशन, है ना। तो कंपनीज ने इतना पैसा जो है 14,588 CR अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए खर्च किया। ठीक है, CSR ट्रेंड्स सजेस्ट, अब जो CSR के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ट्रेंड्स हैं वो ये दिखाते हैं, ये सजेस्ट करते हैं दैट नियरली 70% ऑफ सच फंड्स वर स्पेंट इन एजुकेशन। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंड्स है ना, इतना जो इन्होंने खर्च किया है, इसका 70% एजुकेशन पर यानी कि शिक्षा पर खर्च हुआ है। हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, शिक्षा,
हेल्थ केयर, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना, एंड सैनिटेशन यानी सफाई से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम हुआ है, ठीक है। मोरोवर मेनी ऑफ द कंपनीज स्पेंड दिस ऑन इनिशिएटिव्स दैट आर लोकेटेड विद इन देयर ओन कम्युनिटीज। उनके कंपनीज ने बहुत सारा ऐसा खर्च वहाँ किया है जहाँ उनकी खुद की कम्युनिटी जुड़ी हुई है, विथ द गवर्नमेंट नॉट हैविंग अ से ऑन हाउ दिस मस्ट बी स्पेंड। 70 हमने उनको बोला है कि भाई ये पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ CSR आप जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेंड करेंगे। अब वो स्पेंड करते हैं, वो अपने हिसाब से स्पेंड करते हैं, अपनी कम्युनिटी पर स्पेंड करते हैं, ठीक है। और किस तरीके से स्पेंड करते हैं उस पर सरकार का कोई कहना नहीं है। वेदर द गवर्नमेंट कैन फोर्स और ऑफर टैक्स बेनिफिट्स टू कोक्स मतलब थोड़ा सा परसुएड करके, जबरदस्ती करके, थोड़ा सा प्यार से मना के, परसुएड करके, है ना, कोई काम करवाना, उसको कहते हैं कोक्स, ठीक है। जैसे कोक्स सम ऑफ दीज फंड्स, अब ये जो फंड्स हैं उनमें से थोड़ा सा चाहे ऑब्लिगेशन डाल के उन पे कि CSR का ये हिस्सा जो है वो आप NRF की तरफ दे दीजिए, ठीक है। तो ये कोक्स करके सम ऑफ दीज फंड्स इनटू द NRF रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा हो पाएगा कि नहीं वो देखा जाएगा। रिमेन्स टू बी सीन मतलब देखा जाएगा, ठीक है। अब या तो फिर सरकार उनको फोर्स करे कि नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर कुछ टैक्स बेनिफिट दें कि अगर आप अपने CSR का इतना परसेंटेज जो है अगर NRF की ओर देते हैं तो आपको कुछ टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, या फिर उनको कोक्स करके, मना के, ठीक है, उनको ये फंड्स जो है NRF की तरफ डाइवर्ट किया जाए, ये देखा जाएगा। The relatively greater contribution of private sector research in many countries, जो प्राइवेट सेक्टर रिसर्च अगर आप देखेंगे, ठीक है, बाकी कई कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रिसर्च में बहुत ज्यादा है इन मेनी कंट्रीज, इज बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड गवर्नमेंट सपोर्ट टू यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब गवर्नमेंट का जो है सस्टेन्ड गवर्नमेंट सपोर्ट मतलब सरकार से समर्थन या सपोर्ट, सहारा। सस्टेन्ड मतलब लगातार, लगातार वो सपोर्ट है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो लगातार अगर गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट मिले तो ही प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च में ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है। कई देशों में ये देखा गया है। एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। द रिलेटिवली ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिसर्च इन मेनी कंट्रीज is because of sustained government support to universities and research institutions that have then encouraged individuals to build companies and institutions that saw value in investing in research and development. अब जब गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद में ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने और यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिविजुअल्स को एनकरेज किया कि भाई तुम कंपनी ऐसी बनाओ, ठीक है, कंपनी बनाओ या इंस्टीट्यूशन बनाओ, ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन बनाओ और जहां पर इन्वेस्टमेंट से तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। दैट्स सो वैल्यू इन इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तुम ऐसी कंपनी बनाओ जो इन्वेस्टमेंट करे, किसमें, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, और रिसर्च और डेवलपमेंट में तुम्हें फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमें सरकार सपोर्ट कर रही है, सरकार का हमें समर्थन है, सरकार का हमें सपोर्ट है, ठीक है। द चैलेंज इन इंडिया इज नॉट द एब्सेंस ऑफ सच कंपनीज। अब भारत में ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनीज नहीं है जो रिसर्च और डेवलपमेंट की ओर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनीज तो ऐसी हैं, बट द फैक्ट दैट देयर आर टू फ्यू ऑफ देम। भारत में ऐसी कंपनीज तो हैं लेकिन उनका नंबर बहुत कम है, उनका नंबर बहुत ज्यादा कम है। ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द NRF शुड वर्क। ऐसा जो ये NRF, ये अभी तक है नहीं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्रपोज किया जा रहा है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करने चाहिए टू क्रिएट कंडीशंस। ये क्या काम करेंगे? ऐसा कंडीशन बनाने में, ऐसा माहौल बनाने में which incentivize the development of private sector organizations, है ना। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज करे, यानी कि उसको बढ़ावा दें। दैट सी वैल्यू इन invention and developing proprietary technology. Philanthropy is unlikely to be the panacea. अब ऐसे में फिलांथ्रोपी यानी कि दान दक्षिणा वाला जो है कि हाँ किसी ने दान कर दिया कि हाँ ठीक है ये लो ये पकड़ो पैसे और तुम रिसर्च करो, ठीक है, नहीं। तो फिलांथ्रोपी जो है इस चीज़ के लिए
कोई भी सोल्यूशन नहीं है। फिलैंथ्रोपी इज अनलाइकली टू बी द पेनेसिया इन दिस सिचुएशन। ठीक है बच्चों, राइट। सो ये रहा आज का एडिटोरियल। आई होप आप लोगों को एडिटोरियल अच्छे से समझ आ गया है। एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते हम अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो इम्प्रूव करते ही हैं, नई नई वोकैबुलरी तो हम सीखते ही है, लेकिन साथ साथ हमें कुछ तो फैक्ट्स ऐसे हर एडिटोरियल के बाद पता चल जाते हैं जो हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इम्प्रूव करते हैं। आज आपको पता चल गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, ठीक है, और ये जो है ये संस्थान का प्रपोज किया गया है अभी मॉनसून सेशन में। ठीक है, अब हमारे पास जो आज के लिए वर्ड्स है, फिलैंथ्रोपी, पेनेसिया, रिलायंट, एनविसाज, स्लेटेड, ये सब वर्ड्स हैं हमारे, और कॉलम बी में इसके सिनोनिम्स है जिनको आप मैच करेंगे और आंसर्स कमेंट करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।